हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस। दोस्तों, जीरो आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईपीएफओ के कोर्स में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे थे, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 17 तक कर चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का भी लेक्चर जो है आ चुका है, तो ज़रूर आप देखिएगा उसको। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। इसका आपको पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज का टॉपिक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। तो क्या होता है, बहुत सारा सिंपल सा चीज़ है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को हम लोग शॉर्ट में मैं BRS लिखूँगा। ठीक है, तो BRS क्या है तो होता है दोस्तों, देखिए ये एक तरह का जो है, ये एक तरह का समाधान करने का तरीका होता है। तो किस चीज़ का समाधान करते हैं, इसमें हम लोग जो बैंक कैश बुक होता है, कैश बुक, ठीक है, तो कैश बुक में हमें पता है कि हमें बैंक कॉलम बनाते थे। मैंने कैश बुक आपको पढ़ाया है। तो कैश बुक जो होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रोकड़ बही। क्या बोलते हैं, रोकड़ बही। तो रोकड़ बही में दोस्तों जो बैंक वाला कॉलम होता था, उसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते थे कि बैंक से जो लेन देन करते थे हम लोग बैंक के थ्रू, उसको रिकॉर्ड करते थे। तो ये समाधान करने का तरीका होता है किसका, जो हम लोग बैंक कॉलम, बैंक वाला चीज़ लेन देन जो है कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे उसका, और दूसरा जो पासबुक होता है उसका। समझे, तो दोनों को हम लोग रिकनसाइल करते हैं। दो लोग हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं कि यार जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में, और जो हम लोग बैंक, अब मेरा जो सबका एक पासबुक होता है, तो पासबुक में जो एंट्री होता है, तो जो डेटा है दोनों सेम माना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए कैश बुक में हम लोग बैंक वाला एंट्री किए कि कितना लेन देन हम लोग बैंक से किए, और हर कंपनी का पासबुक भी होता है ना। तो पासबुक है मतलब क्या, बैंक से लेन देन है। तो पासबुक में एंट्री कौन करता है दोस्तों, बैंक करता है। और बैंक कॉलम एंट्री कौन करता है, वो आदमी करता है जिसका वो बैंक जो कैश बुक बनाता है। तो दोनों चीज़ सेम होना चाहिए। क्योंकि जितना आप मान लीजिए आपने 100 रुपया किसी से लिया, कोई आदमी बोला कि ठीक है आपने 100 रुपये का सामान बेचा, तो आपको 100 रुपया वो बोला कि ठीक है हम आपके बैंक में डाल देंगे। तो आप अपने मान लीजिए कैश बुक जब आप बनाएंगे, कैश बुक में क्या होता है, रोकड़ खाता, रोकड़ बही। तो आपने रोकड़ बही में 100 रुपया लिख दिया। उसी तरह रोकड़ बही में तो किधर लिखा, बैंक की तरफ लिखा, क्योंकि वो आदमी बोला कि हम आपको 100 रुपये जा रहे हैं आपके खाते में हम जमा कर देंगे। तो आपने लिख दिया कि ठीक है 100 रुपये मेरे बैंक वाले कॉलम में कैश बुक में आ गया। अगर वो आदमी बैंक में जमा करेगा तो जो आपका पासबुक है दोस्तों, वो भी अपडेट हो जाएगा, उसमें भी क्या लिख देगा, 100 रुपया। तो अगर सब चीज़ सही होगा, तब आपका जो कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम में जो आप रिकॉर्ड करेंगे और पासबुक में जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे, दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए है या सेम नहीं है, उसके लिए हम लोग बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जहाँ पे हम लोग जो बैंक कॉलम होता है कैश बुक में और जो पासबुक में आपका एंट्री होता है, दोनों जो है सेम आना चाहिए। उसी को हिंदी में बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। आपको समझ में आ गया, सिंपल सा चीज़ है दोस्तों। चलिए, तो आप देखिए कैश बुक हम लोग बनाते थे जो दोस्तों, मैंने आपको कैश बुक के बारे में पढ़ाया है। कैश बुक में जो हम लोग बनाते थे रोकड़ बही, जिसको बोलते हैं रोकड़ बही, तो इसका आपको पता है हम लोग क्या क्या होता था, एक साइड में डेबिट और दूसरे साइड में क्रेडिट। ठीक है, होता था इस तरह से हम लोग बनाते थे ना। तो इसमें दो चीज़ होता था, डेबिट में भी एक तरफ कैश और दूसरी तरफ बैंक। क्रेडिट साइड भी क्या होगा, कैश और बैंक। और मैंने बताया था कि कैश जो होता है दोस्तों, कैश एक क्या है, एसेट है। कैश क्या है, एक हमारा एसेट है। बताया था ना, कैश क्या है, एक एसेट है। एसेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसंपत्ति। अब मैंने बताया था क्लियर के फार्मूला से, CLEAR, कि जब भी आपका एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तब उसको आप किधर करोगे, डेबिट में। तो कैश बुक में भी वही होता था। अगर आपका कैश बढ़ रहा है, किसी भी कारण से कैश बढ़ रहा है, तो उसको आप डेबिट की तरफ लिखोगे। बैंक वाला बढ़ रहा है तो डेबिट की तरफ लिखोगे। कैश अगर घट रहा है तो क्रेडिट की तरफ, और बैंक वाला पैसा घट रहा है तो क्रेडिट की तरफ। ठीक है, समझ में आया। अब पासबुक कैसा होता है दोस्तों, पासबुक अगर देखेंगे तो उसका भी डेबिट और क्रेडिट रहता होगा, डेबिट और एक तरफ क्रेडिट। पासबुक कौन बना रहा है, बैंक बनाता है। बैंक बनाता है ना, आपका पासबुक में अपडेट कौन करता है, बैंक बनाता है। बैंक जाते हो तब आप पासबुक अपडेट होता है आपका, है कि नहीं। तो उसको अपडेट कौन करता है, बैंक। अब देखिए इसमें एंट्री थोड़ा उल्टा होता है। पासबुक कौन बना रहा है, बैंक बना रहा है। ठीक है, CLEAR। तो मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, ठीक है, बैंक में आपने पैसा जमा किया, तो वो जो पैसा है बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है, दायित्व है। बैंक के लिए क्या है, वो दायित्व है।
क्योंकि वो पैसा आपको वापस बैंक को देना पड़ेगा। दायित्व देयताएँ हैं, समझ में आया। आपने पैसा बैंक में जमा किया तो बैंक के लिए वो क्या है, दायित्व है, देयताएँ। जब भी आप पैसा मांगेंगे तो वो देगा। इसका मतलब बैंक के लिए लायबिलिटी क्या हो रहा है दोस्तों, एल क्या है, बढ़ रहा है। तो जब भी एल बढ़ता है तो क्लियर के फॉर्मूला से क्या होता है, उसको हम लोग क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप बैंक में पैसा डालेंगे, ठीक है, जब भी आपका बैंक में पैसा बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि वो वाला पैसा बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक उसको वापस करेगा। जब भी लायबिलिटी बढ़ता है तो क्लियर के फार्मूला से हम लोग उसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट की तरफ। उसी तरह जब भी पैसा आपका घटेगा, उल्टा हो जाएगा। जब भी पैसा आपका, जब भी बैंक में पैसा आपका घटेगा तो डेबिट लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। डीआर मतलब डेबिट, सिंपल सा फंड है। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ता है मतलब बैंक में अपने पैसा जमा किया, बैंक को आपको वापस करना पड़ेगा, बैंक का दायित्व बढ़ा मतलब उसको क्लियर के फार्मूला से क्रेडिट में लिखोगे। जब आप बैंक से पैसा निकाल लेते हो तो बैंक को कम पैसा देना पड़ेगा, उसका लायबिलिटी कम हो जाएगा, तो उसको आप किधर लिखोगे, डेबिट में। तो आपने उल्टा लिखा, देखा ना कि कैश जब आपका बढ़ रहा है, जब आपका पैसा बढ़ रहा है बैंक में, तब आप जब कैश बुक बनाओगे तब आप उसको किधर लिखते हैं, डेबिट में। और उसी तरह जब बैंक में आप पैसा बढ़ेगा तो पासबुक में इधर एंट्री हुआ, क्रेडिट में। तो उल्टा एंट्री होता है। जब कैश बुक में आप डेबिट करोगे तो इधर कर दिया क्रेडिट। उसी तरह जब कैश बुक से आपका पैसा घट रहा है तो बैंक में आपकी लायबिलिटी कम हो गई, और जब भी लायबिलिटी कम होगा तो उधर हम किधर लिखते हैं दोस्तों, डेबिट में। समझ में आया। ये क्लियर वाला फार्मूला आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पहले वाला देखिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि कैश बुक में और पासबुक में एंट्री कैसे होता है। कैश बुक तो पहले ही पढ़ा दिया था, पासबुक मैंने आज आपको पढ़ा दिया। तो जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक समाधान विवरण, शॉर्ट में बोलेंगे BRS। तो जो BRS है दोस्तों, वो अगर आपका क्या होता है, तो BRS आपको कौन बनाता है, BRS कौन बनाता है, कंपनी बनाती है। BRS कौन बनाती है, जिसका जो अपना कैश बुक बनाता है, मतलब कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है। कस्टमर मतलब क्या, जो भी कंपनी का फैक्ट्री, जिस भी कंपनी का मालिक है वही बनाता है ना। वो देखता है कि यार जो मेरा जो बैंक में कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम है उसमें हमने जो ट्रांजेक्शन किया और मेरा पासबुक में जो एंट्री है, क्या दोनों सेम है। अगर सेम नहीं है तो क्यों सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर अंतर है, अगर अंतर आता है, अंतर है तो क्यों है। अगर दोनों का क्या होना चाहिए, बैंक में, बैंक कॉलम में जो आपका कैश बुक है, जो उसमें एंट्री होना चाहिए, वही एंट्री आपका किस में होना चाहिए, पासबुक में। लेकिन मान लीजिए अगर अंतर है, दोनों में सेम नहीं है, तो क्यों है, ठीक है। तो दो कारण से हो सकता है। तो पहला कारण जो है दोस्तों, वो हो सकता है टाइम के कारण, है ना, समय के अंतर के कारण। सिंपल सा आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस के कारण, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको कि मान लीजिए आपने आप बिजनेस, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेस है, इसको चेक मिला, चेक मिला, ठीक है, और ये बैंक है। तो कोई आदमी चेक दिया बिजनेस को, तो जब ये एंट्री करेगा कैश बुक में, तो कैश बुक में दो साइड होता है, एक होता है कैश और एक होता है बैंक। उसी तरह कैश और बैंक, इधर होता है क्रेडिट साइड, ठीक है, और इधर होगा डेबिट साइड। यही है कैश बुक एंट्री। जब आदमी को कैश बुक, कोई आदमी है जो चेक दिया बिजनेस को, ठीक है, तो चेक दिया, तो बैंक, चेक क्या है, बैंक का टाइप है, बैंक का लेन देन हो रहा है, तो क्या लिख देगा, चूँकि मेरा बैंक बढ़ा मतलब एसेट बढ़ा। जब भी पैसा आता है तो कैश बुक में हम लोग एंट्री करते हैं डेबिट में, तो ये क्या लिख देगा, 1000 रुपये का मान लीजिए चेक मिला, तो लिख देगा बैंक के थ्रू हमको 1000 रुपये मिला। अब ये चेक मिल गया, लेकिन
जो बिजनेस था, बिजनेस ने बैंक में जमा नहीं किया, ठीक है। तो चेक किसको मिल गया, तो ये अपने चेक कैश बुक में बैंक वाले में लिख देगा कि 1,000 का हमको चेक मिल गया, तो ये एंट्री कर देगा। लेकिन बैंक में नहीं जमा किया। जब बैंक में नहीं जमा हुआ तो क्या उसका पासबुक अपडेट होगा? पासबुक अपडेट होगा क्या? उसमें 1,000 रुपया दिखाएगा कहीं? नहीं। अगर चेक मिला ही नहीं उसको, बैंक को, तो क्या उसका एंट्री होगा दोस्तों? नहीं होगा। या मान लीजिए वो चेक बैंक में जमा कर भी दिया, लेकिन चेक सेटल नहीं हुआ, चेक जैसे का तैसा ही है, क्योंकि चेक आप अगर बैंक में दोगे तो चेक बैंक भी 2, 4, 5, 10 दिन लेता है ना। तो मान लीजिए आपने बैंक में चेक जमा भी कर दिया, लेकिन आपका सेटलमेंट नहीं हुआ चेक का, तब आपका जो बैंक वाला पासबुक है उसमें कोई एंट्री होगा दोस्तों? कोई एंट्री नहीं होगा। तो जब आप मिलाओगे कि यार हमारा कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम है वो जितना अमाउंट होना चाहिए उतना मेरा पासबुक में होना चाहिए, सेम आएगा? नहीं आएगा। क्यों सेम नहीं आ रहा है? क्योंकि टाइम का डिफरेंस है। किसके टाइम का? तो जब आपको चेक मिला और जब आप बिजनेस उस चेक को आप बैंक में जमा कर दिए, लेकिन सेटलमेंट नहीं हुआ, फाइनल चेक नहीं हुआ, उसका पैसा आपको जो है क्रेडिट नहीं हुआ बैंक में, तब तक जो है पासबुक आपका अपडेट नहीं होगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे चेक कैश बुक में बैंक वाला और पासबुक में जब मैच करोगे तो आपको मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं हो रहा है? किसके कारण नहीं हो रहा है? टाइम के कारण। समझ में आया? तो समय के अंतर के कारण जो है हो सकता है। दूसरा चीज़ है, तो जो टाइम के कारण होता है वो दो कारण, जो समय के अंतर जो कारण जो आपका डिफरेंस होता है वो 2 कारण से होता है। एक हो आपको चेक मिला लेकिन आपने बैंक में जमा नहीं किया, और दूसरा कारण हो सकता है कि आपको चेक से पेमेंट करना था, चेक से पेमेंट किया लेकिन बैंक को नहीं दिया गया, तो बैंक को नहीं दिया गया मतलब सिंपल सा चीज़ है, आपने चेक किसी को दे दिया, तो जब चेक देंगे तो आपका बैंक का बैलेंस कम होगा। तो कैश बुक जब बनाओगे तो डेबिट की तरफ कब होता है? जब आपका कैश बढ़ता है। डेबिट में एंट्री हम लोग कब करते हैं? जब आपका कैश बढ़ रहा है, लेकिन या बैंक बढ़ रहा है, बैंक का बैलेंस। ये क्रेडिट की तरफ कब करोगे? जब आपका कैश या बैंक में से बैलेंस घटेगा दोस्तों। कभी करते हो? ठीक है। तो ये हमारा डेबिट की तरफ हो गया, क्रेडिट की तरफ हो गया। सिंपल सा है, मैंने आपको सब पढ़ा है। पहले का लेक्चर देखिए, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो जब आपने दोस्तों चेक से पेमेंट किया तो आप क्या दिखाओगे कि मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो कम हुआ। और जब भी बैंक का बैलेंस कम होता है तो कैश बुक में एंट्री किधर होता है? बैंक की तरफ। यहाँ पे मान लीजिए आपने 10,000 का चेक किसी को काट के दे दिया अपने बैंक से, तो आप दिखाओगे कि यार मेरा 10,000 का बैलेंस जो है कम हो गया। किधर दिखाओगे? क्रेडिट में। अब वो आदमी जो है जब तक वो पैसा जब तक वो चेक लेके बैंक में नहीं जमा करेगा तब तक आपके बैंक से पैसा कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना, आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। तो जब ठीक है, जब आप बनाओगे ये, जब वो बनेगा आपका पासबुक बनेगा, तो जब तक वो आदमी बैंक में पैसा जमा नहीं करेगा तब तक क्या आपका बैंक से पैसा कटेगा दोस्तों? बताइए, कटेगा क्या? नहीं ना कटेगा। तो पासबुक में क्या हो रहा है? आपका जो बैलेंस था दोस्तों बैंक का, तो वो तो वही रहा, वो चेंज नहीं किया। तो आपका पासबुक में कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो डेबिट में चेंज हुआ ना तो क्रेडिट में चेंज हुआ। होना क्या चाहिए? अगर वो आदमी अगर वो चेक लेके बैंक में जमा कर देगा तब आपके बैंक से पैसा कट जाएगा। और जब भी बैंक से पैसा कट रहा है इसका मतलब बैंक का लायबिलिटी कम हो रहा है। बैंक का लायबिलिटी क्या हो रहा है? कम, क्योंकि अब आपको कम पैसा देना पड़ेगा ना बैंक को वापस। तो बैंक का मतलब आपको यहाँ पे एंट्री होना चाहिए डेबिट की तरफ। कितना होना चाहिए? 10,000। लेकिन क्या एंट्री होगा? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस आदमी को आपने चेक लिया वो बैंक में जमा ही नहीं किया, तो आपका बैंक से पैसा नहीं कट रहा है। तो जब अभी आप कैलकुलेट करोगे कि मेरा पासबुक में कितना पैसा बचा है और बैंक में मेरा कितना लेन देन हुआ है और पासबुक से कितना लेन देन हुआ है, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम के डिफरेंस के कारण जो है वो पैसा जो है जमा नहीं किया गया। तो इसीलिए टाइम के डिफरेंस के कारण ये सब जो अंतर आता है उसी को हम लोग टाइम डिफरेंस बोलते हैं। 2 कारण हो सकता है। अगर आपने चेक किसी को दिया, सामने वाले में जो है ठीक है आपको चेक मिला, आप अपने बैंक में नहीं जमा किया। दूसरा केस हो सकता है चेक आपने किसी को काट के दिया और वो आदमी ने जमा नहीं किया। सिंपल सा चीज़ है। चलिए, उसके बाद दूसरा जो अंतर हो सकता है बैंक के बैलेंस में, कैश बुक वाला
और जो बैंक अकाउंट में जो दिक्कत हो सकता है पासबुक में, वो और भी क्या क्या कारण से हो सकता है। तो पहला है ब्याज। बैंक ने ब्याज मैंने इंटरेस्ट काटा या जमा किया। देखिए कभी कभी होता है कि हम लोग LIC लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो हम लोग बैंक से कटवाते हैं या बैंक को से ब्याज मिलता है बैंक से। तो मान लीजिए बैंक ने आपको जो है इंटरेस्ट दे दिया, तो आपका जो पासबुक होगा दोस्तों, पासबुक में लिखूँगा शॉर्ट में PB, ठीक है। तो जो आपका पासबुक होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो जो आपका पासबुक होगा, पासबुक में क्या होगा, पासबुक आपका बढ़ गया होगा ना, क्योंकि बैंक ने अगर ब्याज दे दिया आपके अकाउंट में तो आपका पासबुक जो बैंक अकाउंट होगा उसमें बैलेंस ज़्यादा होगा। कैशबुक को लिखूँगा CB, कैशबुक। तो ये बताइए कैशबुक में कोई अंतर होगा? नहीं होगा। तो पासबुक आपका बढ़ गया, लेकिन पासबुक के कंपेयर में मान लीजिए पासबुक बैंक ने ब्याज दिया 1000 रुपये, ठीक है। शुरू में पासबुक में बैलेंस कितना था, पासबुक में कितना बैलेंस था, मान लीजिए 1 लाख रुपये, ठीक है। तो इंटरेस्ट देने के बाद इसमें कितना हो गया, 1,01,01,000 रुपया हो गया ब्याज देने के बाद। पासबुक तो बढ़ गया, लेकिन क्या कैशबुक में कोई चेंज हुआ? नहीं। कैशबुक क्या हो गया, 10 का 10। तो पासबुक की तुलना में पासबुक तो बढ़ गया, इसका मतलब क्या, कैशबुक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा ना भैया। कैशबुक से घट जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि कैशबुक में भी कितना होगा शुरू में 1 लाख, लेकिन पासबुक तो आपका 1,01,000 हो गया, लेकिन जो कैशबुक था वो तो अभी भी आपका 1 ही लाख है, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बैंक ने ब्याज दिया, बैंक ने ब्याज जो डाला वो डायरेक्ट आपके पासबुक में डाला। तो कैशबुक में थोड़ी ना एम्प्लॉयर को, मालिक को थोड़ी पता है कि मेरे अकाउंट में पैसा बढ़ा है कि घटा है, वो तो डायरेक्ट बैंक में चला गया है ब्याज, ठीक है। तो इस कारण से भी आपका जो है पासबुक में और जो कैशबुक में है डिफरेंस हो जाता है। दूसरा, बैंक के द्वारा किया गया कटौती, बैंक भी जो है इसको बोलते हैं बैंक चार्ज, बैंक के द्वारा किया गया कटौती, जिसको बैंक चार्ज बोलते हैं। तो बैंक अगर पैसा काट लेगा, ठीक है, तो जो पासबुक होगा दोस्तों, पासबुक में क्या हो जाएगा, पैसा घट जाएगा। बैंक अगर पैसा काट लेगा तो डायरेक्ट किससे काटेगा, बैंक अकाउंट से काटेगा, और बैंक अकाउंट मतलब पासबुक से आपको पैसा कट गया। जो कैशबुक होगा उसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो पासबुक आपका घट गया, लेकिन कैशबुक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पासबुक की तुलना में। सिंपल सा चीज़ है, तो ये आपका चेंज हो गया। तीसरा, बैंक के द्वारा डायरेक्ट पेमेंट, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, तो वही होगा, फिर पासबुक क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन आपको पता है क्या कि कितना पैसा बढ़ा है? नहीं पता है। मालिक को क्या पता रहेगा, जब तक वो बैंक नहीं जाएगा, पता नहीं करेगा, तब तक थोड़ी पता चलेगा। तो पासबुक में तो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि पासबुक कौन बनाता है, बैंक, तो बैंक तो तो अपडेट होगा। कैशबुक में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब तुलना में देखेंगे तो कैशबुक घटा हुआ अभी भी दिखेगा आपको, ठीक है। चौथा है, बैंक में किया गया डायरेक्ट पेमेंट, मतलब किसी आदमी ने आपसे सामान लिया था और आपको नहीं बताया, और डायरेक्ट आपका जो भी पैसा था वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो इससे क्या होगा, आपका जो पासबुक है वो तो अपडेट हो जाएगा, वो ज़्यादा आपका दिखेगा। लेकिन कैशबुक जो कि आप बनाते हैं तो आपको तो पता ही नहीं है ना कि वो आदमी डाला है कि नहीं, तो वो हमेशा आपका बैलेंस है वो क्या दिखाएगा दोस्तों, कम दिखाएगा, ठीक है। अगला है जो चेक होता है, चेक हो गया डिसऑनर, इसी को एक टर्म बोलते हैं बिल में छूट। आपका कोई बिल होगा उसमें आपने छूट दिया, और चेक क्या हो गया, डिसऑनर मतलब उसका वैल्यू ख़त्म हो गया। तो आपका जो कैश बुक है वो तो अभी भी बढ़ा दिखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो पासबुक है, जो कि आपने बोला था क्या काटने का, तो पासबुक अभी भी आपका क्या दिखाएगा, कमी दिखाएगा। चेकबुक आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप तो किसी को चेक काट के दे दिए हैं ना। चेक डिसऑनर का मतलब क्या हुआ, आपने किसी को चेक काट के दिया, तो आप अपने कैशबुक में लिख दोगे ना कि बैंक अकाउंट में कि मेरा जो है इतना रुपया मैंने दे दिया। लेकिन जब वो आदमी
जमा करने गया तो आपको देख तो बैंक वाला बोला कि यार उसके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है, तो ये चेक तो ख़त्म हो गया, तो आपका पासबुक तो ज्यों का त्यों रह गया, लेकिन आपने कैशबुक में दिखा दिया कि मैंने जो है इतने का पेमेंट किया, तो आपका कैशबुक बढ़ जाएगा और पासबुक ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, समझ में आया? फिर और क्या क्या है दोस्तों जिसमें चेंज हो सकता है? ये टाइम का नहीं है, टाइम का सिर्फ वही है कि आपने कोई चेक मिला, ठीक है, और आपने जो है उसको बैंक में जमा नहीं किया, और दूसरा आपने किसी को पेमेंट कर दिया लेकिन जो है उस आदमी ने जमा नहीं किया, तो वो टाइम का है। बाकी भी जो हम देख रहे हैं वो टाइम के कारण अंतर नहीं आता है। तो छठा है हमारा जो चेक है जमा किया लेकिन लिखा नहीं, मतलब चेक आपने जमा किया लेकिन आपने लिखा नहीं। देखिए, तो कैशबुक में कोई एंट्री होगा? नहीं होगा। कैशबुक में कोई एंट्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं ना कैशबुक में। और पासबुक जो होगा, अगर पासबुक होगा तो पासबुक आपका क्या होगा? बढ़ा हुआ दिखेगा। तो अगर हम देखें कि कैशबुक के तुलना में पासबुक बढ़ गया और कैशबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा जो कैशबुक है, ठीक है, अगर चेकबुक में इसका मतलब क्या हुआ? नहीं लिखा। चेकबुक में नहीं लिखा तो चेकबुक ज्यों हो गया, लेकिन पासबुक आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि चेक जो है जमा हो गया है। जब चेक जमा होगा तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो चेकबुक होगा वो आपको कम ही रहेगा और जो पासबुक है वो आपका बढ़ा हुआ दिखेगा। सिंपल सा चीज़ है। तो ये हमारा सातवां था। हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का लेन देन की किस तरह से जो बैंक का बैलेंस है और जो चेकबुक का बैलेंस है वो पासबुक और बैंक जो कैशबुक है वो कब जो है अलग अंतर आता है उनमें। फिर अगला है चेक लिखा लेकिन जमा नहीं किया। मतलब आपने लिख तो दिया कि चेक हमको इतने का मिला, लेकिन आपने उस चेक को अपने पास लेके दबा दिया, बैंक में जमा नहीं किया। तो इससे क्या होगा? जो आपका चेक वाला होगा बैंक में, जो आपका ये होगा कैशबुक, हमारा है ना रोकड़ वही जो होगा कैशबुक जो होगा वो आपका क्या होगा? आपने कम दिखेगा। कैशबुक क्या तो हो जाएगा कम, क्योंकि आपने लिख तो लिया कि भैया 1 मिनट रुकिए। आपने क्या हुआ? आपको चेक मिला कहीं से, लेकिन आपने लिखा उसको, लिख लिया। लिखेगा तो अब क्या लिखेगा कि बैंक वाला मेरा बैंक अकाउंट जो था कैशबुक में वो मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन जमा नहीं किया। तो पासबुक में कोई अंतर होगा क्या दोस्तों? नहीं, पासबुक में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर हम कैशबुक देखें कैशबुक की तुलना में, तो पासबुक आपका कम दिखाई देगा। बात समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? उसके बाद तो आपने समझ लिया दोस्तों बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक जो है समाधान निवारण क्या होता है और किस तरह से लेन देन होता है, कब कैशबुक बढ़ता है, कब पासबुक बढ़ता है, पासबुक में डेबिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं, और कैशबुक तो मैंने आपको बता दिया, तो वो तो सिंपल है। ठीक है, कैशबुक में कैश या बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। पासबुक में पैसा आपका बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। सिंपल फंडा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, या बैंक समाधान निवारण कैसे बनाते हैं, बनाए कैसे। तो आपको मोटा मोटी इसमें थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, बनाने आपको नहीं आएगा लेकिन आप थोड़ा सा समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ट्रांजैक्शन या लेन देन। ठीक है, फिर इसमें लिखते हैं प्लस आइटम, बहुत आसान है, माइनस आइटम। उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते जाते हैं, देखते हैं कि कौन सा लेन देन है वो उसके अनुसार बढ़ा या घटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैलेंस एज पर, मतलब देखिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं बैंक समाधान निवारण, वो हम देखते हैं कि हम किसके आधार पे बना रहे हैं, हम कैशबुक के आधार पे बना रहे हैं या पासबुक के आधार पे बना रहे हैं, उसके अनुसार पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर में सबसे पहले आप लिखोगे इसमें कि जो मेरा बैलेंस है वो कैशबुक के अनुसार या पासबुक के अनुसार क्या है, वो यहाँ पे आपको लिख दोगे। अगर प्लस में होगा तो प्लस में,
नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में, उसके अनुसार आप लिख दोगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था जब हम लोग पूरा लिख देते हैं तो फिर हम लोग उसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस एज पर। आप याद रखो, जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो अगर हम कैश बुक के अनुसार लिख रहे हैं तो जो बैलेंस यहाँ पे आएगा वो आएगा पासबुक के अनुसार। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। और अगर हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे पासबुक के अनुसार तो मेरा जो लास्ट में बैलेंस बचेगा वो बचेगा कैश बुक के अनुसार। ठीक है, बस यही है। अब बैलेंस कैसे करते थे हम लोग, मैंने आपको बताया था, दोनों का जो टोटल है, जो मैक्सिमम है, वो दोनों वो लिख दो। मैक्सिमम मान लीजिए इधर आया आपका 8,000, ठीक है, और इधर टोटल आया आपको करने पे 10,000। दोनों में ज़्यादा कौन है? 10,000। तो मैंने बताया 10,000 दोनों तरफ लिख दो, इधर भी लिख दो, इधर भी लिख दो। तो 2,000 मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है। अब देखिए इधर जो मैक्सिमम था 8,000 और 10,000 में, वो दोनों तरफ लिख दिया। अब हम लोग को क्या करना है, इधर तो मेरा 10,000 आया गया था तब मैंने लिखा था, इधर तो 8,000 है फिर भी 10,000 लिखे, तो इसका मतलब 2,000 रुपये हमको एक्स्ट्रा इधर लिखना पड़ेगा। तो ये जो 2,000 एक्स्ट्रा होगा दोस्तों, वो क्या होगा, अगर हमने कैश बुक के अनुसार बना रहे हैं तो हम लिखेंगे 2,000 रुपया बैलेंस है मेरा पासबुक के अनुसार। अगर हम पासबुक के अनुसार बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम लिखेंगे ये 2,000 जो रुपया है वो मेरा किसके अनुसार है? कैश बुक के अनुसार। ठीक है, सिंपल है। चलिए अब हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का दोस्तों कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए जिसमें, अब इसमें से एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एक टर्म होता है फेवरेबल बैलेंस, ये लिखा होगा कहीं पे, अगर मान लीजिए फेवरेबल बैलेंस, तो याद रखिएगा जो फेवरेबल बैलेंस होता है उसको हम लोग पॉजिटिव आइटम में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आइटम इधर लिखते हैं। और कहीं लिखा हुआ है अगर मान लीजिए अनफेवरेबल या ओवर ड्राफ्ट, ये कहीं लिखा है क्वेश्चन में, तब इसको हम कहाँ लिखते हैं? नेगेटिव आइटम में लिखते हैं, नेगेटिव आइटम में लिखते हैं। बस आपको ये दो चीज़ याद रखना, आप कुछ याद नहीं रखना, आइटम में लिखते हैं। ये आपका नोट है, नोट करके आप लिख लो इसको कि अगर कहीं पे फेवरेबल बैलेंस लिखा हुआ है तो आप उसको पॉजिटिव आइटम में लिख दोगे, मतलब यहाँ पे लिखोगे इस तरफ, और कोई अनफेवरेबल है, ठीक है, या ओवरड्राफ्ट है तो उसको कहाँ लिखोगे? नेगेटिव तरफ, मतलब फेवरेबल को आप इधर लिखोगे और जो मेरा अनफेवरेबल है या ओवरड्राफ्ट है उसको आप इधर लिखोगे। बात समझ में आया? सिंपल है ना। चलिए अब हम दोस्तों एक क्वेश्चन लेंगे, उसके थ्रू आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो देखिए। तो हमें बोल रहा है कि प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब बैंक समाधान निवारण बनाइए। ठीक है, या बनाएं, है ना। तो बोल रहा है मेरा पहला क्या कि बोल रहा है कि जो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अनफेवरेबल बैलेंस जो कैश बुक के अनुसार है वो है 10,700। ठीक है, दूसरा बैंक के द्वारा की गई कटौती, जिसको क्या बोलते थे, हमको बोलते थे बैंक चार्जेज। बैंक चार्जेज है 1100। तीसरा है चेक काटा, चेक काट के दिया लेकिन जमा नहीं किया, मतलब चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड। ये कितने का है? मान लीजिए 1,000। ठीक है, उसके बाद और क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बोल रहा है कि बैंक के द्वारा किया गया डायरेक्ट पेमेंट। मैंने क्या किया, बैंक ने
बैंक यहाँ के द्वारा नहीं, यहाँ पे लिखे बैंक में, मतलब किसी आदमी ने बैंक में डायरेक्ट पेमेंट किया गया, कर दिया। कितने का कर दिया? मान लीजिए 2000 रुपये का डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। और क्या दिया है क्वेश्चन में कि चेक जमा किया लेकिन पैसा नहीं आया। मतलब चेक आपने बैंक में जमा कर दिया लेकिन आपका बैंक जो पासबुक है वो अपडेट नहीं हुआ। तो वो कितने का है? मान लीजिए 6000 रुपये का। अब इस तरह का लेन देन हुआ। और लास्ट है बैंक ने इंटरेस्ट दिया। कितने का? मान लीजिए 200 रुपये का। तो बैंक ने 200 रुपये का आपको इंटरेस्ट दिया। ठीक है, तो अब देखिए हमको इसको BRS बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब हमें कैश बुक के अनुसार क्या बनाना है? BRS। इसी से पता चल जाएगा कि कैश बुक के अनुसार बनाना है या पासबुक के अनुसार बनाना है। तो पहला ही स्टेटमेंट है कि कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस है कैश बुक के अनुसार। तब जो हम BRS बनाएंगे दोस्तों, BRS हम लिखेंगे BRS। ठीक है, सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या कॉलम बनाते हैं, है ना। सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर हम लिखते हैं पार्टिकुलर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव आइटम और यहाँ लिखते हैं नेगेटिव आइटम। ठीक है, तो ये हमारा बैंक रिकॉर्ड। तो पहला लेन देन क्या हुआ है? क्या लिखा है? अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पे लिखो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये क्या है? अनफेवरेबल है ना। तो अनफेवरेबल को हम किधर लिखते हैं? नेगेटिव साइड। मैंने बताया था, यहाँ देखो अनफेवरेबल को किधर लिखोगे? नेगेटिव साइड में। तो कितने का है? 10,700। तो 10,700 आप नेगेटिव तरफ लिख लो। ठीक है, अब देखो दूसरा लेन देन क्या हुआ है? बैंक के द्वारा की गई कटौती, जिसको बैंक चार्ज बोलते हैं, बैंक चार्ज। अब ये बताइए, जब बैंक ने पैसा काटा, बैंक चार्ज मतलब क्या? बैंक ने पैसा काटा, तो जब बैंक पैसा काटेगा तब आपका पासबुक जो होगा वो कम हो जाएगा उसमें पैसा, क्योंकि बैंक ने पैसा काट लिया। तो आपका जो कैश बुक है, कैश बुक में कोई चेंज हुआ है दोस्तों? नहीं। अब आपको क्या हुआ? पासबुक आपका सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या हुआ? जो पासबुक है वो आपका घट गया, लेकिन कैश बुक में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि बैंक ने पैसा काटा है कि नहीं। अब आप बना रहे हो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आप बना रहे हो किसके अनुसार? कैश बुक के अनुसार। अब पासबुक तो आपका घट गया, कैश बुक में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आपको कैश बुक में, तो आपका पासबुक चेंज हो गया लेकिन कैश बुक चेंज हुआ नहीं। आपको कैश बुक को कम करना पड़ेगा। जब कैश बुक को आप कम करोगे तो आप किधर लिखोगे? नेगेटिव की तरफ। हमको नेगेटिव करना है ना कैश बुक को। अभी किसको नेगेटिव करना है? कैश बुक को। कैसे पता चला? हम किसके अनुसार बना रहे हैं वो? तो हमारा पासबुक तो हम कुछ नहीं कर सकते, पासबुक तो आपका घट गया है, लेकिन कैश बुक जस्ट का तस रहा, क्योंकि कैश बुक में भी कोई एंट्री नहीं हुआ। आपको पता भी नहीं है कि बैंक ने कितना पैसा काटा। अब जब आप रिकनसाइल करोगे तो कैश बुक को घटाओगे। कितना घटाओगे कैश बुक को? जितना पासबुक को बढ़ाए। तो कैश बुक को, पासबुक कितना आपका घटा? कितना बैंक ने आपका पैसा काट लिया था? 1100। तो आपका कैश बुक जो है वो घटेगा नेगेटिव की तरफ। कितना घटेगा? 1100। तो नेगेटिव आइटम में आप लिख दोगे कितना? 1100। बात समझ में आया? तीसरा देखते हैं कि चेक काट के दिया लेकिन जमा नहीं किया। मतलब आपने चेक काट के दे दिया और लेकिन उस आदमी ने जमा नहीं किया बैंक में। तो ये बताइए आपका पासबुक में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन कैश बुक में आपका चेंज हो जाएगा ना। तो तीसरे में क्या हुआ दोस्तों? तीसरे केस में आपने जो है चेक काट के दिया, तो जो आपका कैश बुक होगा उसमें आप दिखाएंगे ना कि मेरा जो है बैलेंस घट गया, क्योंकि मैंने उसको चेक काट के दे दिया बैंक कॉलम से। कैश बुक घट गया। तो लेकिन पासबुक जो होगा, पासबुक में नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। अब आपका कैश बुक घट रहा है दोस्तों। पासबुक को तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पासबुक कौन बनाता है? बैंक। अब आप जो खिलवाड़ करना है आपको कैश बुक में नहीं कर पाओगे। अब कैश बुक को हमें क्या करना है? क्योंकि हम जो कंसाइलेशन स्टेटमेंट बना रहे हो कैश बुक के अनुसार, आप कैश बुक में ही चेंज कर सकते हो।
कैशबुक मेरा घट गया, पासबुक नो चेंज। इसका मतलब अगर हम कैशबुक को 3 जितना भी अमाउंट है मेरा 1000 उतना अगर बढ़ा दें तो मेरा फिर कैशबुक उसी अमाउंट में चला जाएगा जितना मेरा पासबुक था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या नाम था, चेक। तीसरा वाला पॉइंट का क्या था, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड। यहाँ पे तीसरा हम बनाएंगे चेक इशूड लेकिन डिपॉजिट नहीं किए। तो जब चेक इशू तो कर दिया, मतलब कैशबुक आपका घट गया होगा और पासबुक कोई चेंज नहीं हुआ। अब चेकबुक को आपको बढ़ाना है ताकि वो पासबुक के तुलना में आ जाए। तो आप किस तरह लिखोगे उसको, पॉजिटिव की तरफ। और कितना का चेकबुक था हमारे, देखिए तो 1000 का मेरा चेक था, तो 1000 रुपये आप लिख दोगे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब चौथा देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले देखना है कि यार किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। जो आपका घाटा है और उसके अकॉर्डिंग बना रही तो उसका बढ़ा के लिख दोगे पॉजिटिवली, और अगर आपका बढ़ा है तो उसका घटा के नेगेटिव में लिख दोगे। बस यही कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद चौथा है कि बैंक में किया गया डायरेक्ट पेमेंट। तो चौथा में क्या हुआ, बैंक में पेमेंट कर दिया। कोई आदमी जो था आपका बैंक अकाउंट लिया और आपने उसको सामान बेचा था तो उसी में उसको पेमेंट कर दिया। तो आपका जो पासबुक होगा, बैंक में पैसा आपका जमा हो गया है ना, तो पासबुक आपका बढ़ जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है क्या कि किस आदमी ने जमा किया, कितना जमा किया, नहीं। तो कैशबुक में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कैशबुक अभी भी आपका कम दिखेगा, घटा हुआ दिखेगा। अब आपको कैशबुक को बढ़ाना है क्योंकि हम लोग जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं कैशबुक के अनुसार। तो कैशबुक में जो एंट्री होगा वो क्या होगा दोस्तों, किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ। क्योंकि कैशबुक आपको क्या करना है, बढ़ाना है ना। क्योंकि आपका पासबुक बढ़ चुका है, कैशबुक जस्ट का 10 है, तो अब पासबुक को, अब कैशबुक को भी आप बढ़ाओगे। कितना बढ़ाओगे, 2000। तो पॉजिटिव में कितना लिखोगे दोस्तों, 2000। मतलब डायरेक्ट पेमेंट टू जो नाम है उसका कॉलम का चौथा का जो ये है ना, ये वाला, इसको आपको लिख दो कि डायरेक्ट पेमेंट टू बैंक, है ना। इसमें कितना है, डायरेक्ट पेमेंट टू बैंक, पेमेंट टू बैंक, समझ में। ठीक है, पाँचवा क्या है मेरा, पाँचवा देखो, ठीक है। पाँचवा देखिए दोस्तों, पाँचवा क्या है, चेक जमा किया लेकिन पैसा नहीं आया। तो चेक आपने जमा कर दिया, ठीक है, चेक जमा किया लेकिन पैसा नहीं आया। तो कोई आदमी को चेक मिला, ठीक है। तो चेक जब भी मिला तो जब वो कैशबुक बनाएगा तो क्या दिखेगा कि भैया हमारा जो है ना बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ गया, बैलेंस बढ़ गया। क्योंकि अगर मुझे चेक मिला तो मैं अपने चेकबुक में लिख दूंगा ना कि मेरा बैंक वाला बैलेंस जो है बढ़ गया। लेकिन वो पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो चेक जमा हो गया है बैंक में, लेकिन बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया। तो जब तक बैंक उसको क्लियर नहीं करेगा तब तक आपका पासबुक अपडेट नहीं होगा। तो पासबुक में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका कैशबुक जो है बढ़ा हुआ दिख रहा है, पासबुक जो है अभी भी घटा हुआ है। तो हम लोग बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, पासबुक तो हम कुछ नहीं छेड़ सकते हैं क्योंकि हमको उसके अनुसार बना ही नहीं रहे, हम लोग कैशबुक के अनुसार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो मेरा जो ये बढ़ा हुआ चीज़ है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो कितना घटा देंगे, नेगेटिव की तरफ लिख देंगे। कितने का था दोस्तों, 6000। तो 6000 रुपये हम नेगेटिव की तरफ लिख देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे किसके कारण, तो चेक जो है मिला लेकिन क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। छठा है हमारा, छठा क्या है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो छठा क्या है दोस्तों, बैंक ने ब्याज दिया, बैंक ने ब्याज दिया। तो जब हमको बैंक ब्याज देगा तो क्या आपको पता है क्या कि कितना ब्याज मिला, नहीं पता। जब तक आप अपना पासबुक अपडेट नहीं कराओगे तब आपको पासबुक देखोगे नहीं या बैलेंस चेक नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो क्या कैशबुक में कोई एंट्री होगा क्या, नहीं। लेकिन पासबुक जो होगा आपको, अगर बैंक ने ब्याज दिया तो पासबुक आपका बढ़ा हुआ दिखेगा क्योंकि पासबुक आपका अपडेट हो चुका है। लेकिन जो कैशबुक है उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब कैशबुक अभी भी आपका कम बैलेंस दिखाएगा, पासबुक आपका ज़्यादा बैलेंस दिखाएगा। अब हमें कैशबुक को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो प्लस आइटम में हम लोग लिख देंगे कितना, जितना का आपने को जो है बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया 200 रुपये। तो जो छठा है 6, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक इंटरेस्ट
मिला, कितना मिला, और कैश बुक हमको बढ़ा के दिखाना है ना, क्योंकि आपको पासबुक बढ़ चुका है और वो नहीं बढ़ा है, तो पॉजिटिव आइटम में कितना लिख दोगे, 200 रुपया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग लेन देन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसके अनुसार हमको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बढ़ा रहे हैं, और जो भी मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है ये सब क्या है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये सब क्या है दोस्तों, ट्रांजेक्शन है। तो फिर हम देखेंगे यार उस ट्रांजेक्शन के कारण जिसके अनुसार हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश बुक या पासबुक, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर वो बढ़ रहा है तो हम उसको घटाना है, और घट रहा है तो बढ़ाना है, बस यही रूल है। उसके बाद जब हम लोग पूरा लेन देन कर देंगे दोस्तों, तो उसके बाद हम लोग इसको करते हैं बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास जगह नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर वाला जो है उसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। 2 नंबर में क्या हुआ था, पासबुक मेरा घटा था और कैश बुक जो कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब कैश बुक जो है उससे ज़्यादा ही था पासबुक से, है ना। अब इसको मिटा देते हैं फिर, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करना है तो मैंने क्या बताया था, दोनों साइड को जोड़ो। इधर जोड़ो, कितना हुआ, 2 1 3,200, इधर कितना हुआ, 10,700, और कितना था, 6,000, कितना था, 5वां नंबर में देखो तो 6,000, तो 10,700, ये कितना हो गया, 11,800, 11,800 और 6,000, 11,800 और 6,000 कितना हो गया, 17,800। तो मैंने बोला जो ज़्यादा है उसको दोनों तरफ लिखो, इधर भी लिख दो कितना, 17,800, क्योंकि दोनों तरफ ज़्यादा कितना, इधर कितना हुआ जोड़ने, 3,200, इधर कितना हुआ 10,000, और एक 11,000, 11,800, 800 और 6,000, 17,000। तो दोनों तरफ आप 17,800 लिख दीजिए। ठीक है, तो इधर तो 17,800 आ गया टोटल करने के, लेकिन इधर आया क्या, नहीं। तो इधर क्या होगा, हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 17,800 आएगा। तो इधर है कितना वैसे, 1,000, 2,000, 2 1 3,000, 3,200। अब हमें इसमें यहाँ पे क्या लिखें कि उसको जोड़ने पे 17,800 आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3,200 को घटा देंगे। तो जब हम घटाएंगे तो आएगा 14,000, 8 में 2 गया तो 6, 14,600। तो मतलब यहाँ हम कितना लिख देंगे, 14,600। बात समझ में आया। तो बैलेंस कैसे करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि दोनों साइड में ज़्यादा कौन है, तो जो ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिख लेते हैं, और फिर इस तरफ हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस तरफ हमको जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो 10,600 है दोस्तों, ये हमारा बैलेंस है, बैलेंस है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कैश बुक का बैलेंस है के अनुसार बैलेंस है कि पासबुक के अनुसार। तो अगर आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो कैश बुक के अनुसार, तो मेरा बैलेंस जो आएगा वो आएगा एज पर पासबुक, उल्टा आता है, मैंने बताया था ना ऊपर में, एज पर पासबुक। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना है दोस्तों, 14,600। तो इस तरह से आपका ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन गया है ना। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज किया जाए थोड़ा सा, ताकि आपको नया चीज़ है, मैंने बताने की पूरा कोशिश किया और आपको बन भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है, जो कैश बुक में जो बैंक वाला कॉलम होता है उसमें क्या लेन देन हुआ, और हर आदमी का बैंक अकाउंट होता है, तो पासबुक में क्या लेन देन हुआ, दोनों को हम लोग मैच करते हैं, उसी को बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमको पता है कि कैश बुक जो होता है वो उसको रोकड़ वही बोलते हैं। अगर उसमें पैसा बढ़ता है तो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, क्योंकि हमारा एसेट है कैश, और उसमें अगर या बैंक, और उसमें अगर पैसा घटेगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। पासबुक अलग होता है, पासबुक का सिंपल सा फंडा है, पासबुक कौन बनाता है, बैंक। और बैंक में अगर हम पैसा डाल रहे हैं तो बैंक उसको पैसा वापस हमको करना पड़ेगा, तो मतलब बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। तो क्लियर के फार्मूला से क्या हुआ दोस्तों, दायित्व। तो लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, और जब घटता है तो डेबिट में लिखते हैं। ये सब बता दिए। उसके बाद जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो जो डिफरेंस आ रहा है दोनों तो होना चाहिए सेम, लेकिन आ रहा है क्यों, तो 2 कारण से, या तो समय के कारण से, तो समय के हम लोग देख लें, और दूसरे नॉर्मल कारण से, जब आपने एंट्री नहीं किया या गलत एंट्री कर दिया तो वो सारी चीज़ें, या बैंक आपको ब्याज मिला, बैंक से ब्याज मिला, पता नहीं आपको पता ही नहीं चला कैश बुक में, या आपका इंटरेस्ट कट गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर हम लोगों ने तो देखा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाए कैसे। तो सबसे पहले लेन देन लिख लेते हैं, और वो देखते हैं कि और एक तरफ लिखते हैं पॉजिटिव आइटम और एक को नेगेटिव आइटम। पॉजिटिव आइटम को बोलते हैं फेवरेबल, नेगेटिव आइटम को अनफेवरेबल बोलते हैं या ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो किसके अकॉर्डिंग बनाना है, क्या हमें कैश बुक के अनुसार बनाना है या पासबुक के अनुसार। अगर जिसके अनुसार बनाइए, वो देखिए कि जो लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उससे जो है जिसके आधार पे हम कैश बुक बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, तो कैश बुक बढ़ रहा है या घट रहा है, या पासबुक के लिए बना रहे हैं तो पासबुक उस लेन देन से घट रहा है बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो हमको नेगेटिव आइटम में वो एंट्री कर देंगे, अगर घट रहा है तो पॉजिटिव आइटम में कर देंगे। ठीक है, तो वो लेन देन उस तरह मैंने बता दिया आपको कि अब देख लो कि अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव साइड है, और बनाना है किसके अनुसार, कैश बुक के अनुसार, तो उसको नेगेटिव में लिख दो। बाकी लेन देन को देखो ध्यान से कि उसके अनुसार मेरा जो कैश बुक है
वो उसका बैलेंस बढ़ रहा है घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो नेगेटिव में लिखेंगे पास, अगर घट रहा है तो पॉजिटिव में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने पे क्या करते हैं, दोनों साइड को हम लोग देखते हैं, डेबिट में कितना है, क्रेडिट मतलब पॉजिटिव में कितना है और नेगेटिव में कितना है। जो सबसे ज़्यादा होगा उसको दोनों साइड हम लोग लिख देंगे। उसके बाद जो ज़्यादा होगा वो तो अपना आप आ जाएगा, जो कम है उसके लिए उसको हमको लाना है तो कितना लाएंगे, तो इसको हम लोग टोटल जोड़ देंगे और उसमें से घटा देंगे तो मेरा जो आ जाएगा। अब ये जो बैलेंस है वो अगर हम कैशबुक के अनुसार बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जो बैलेंस आएगा दोस्तों वो पासबुक के अनुसार आएगा। अगर यहाँ पे पासबुक होता तो वो जो बैलेंस आता वो कैशबुक के अनुसार आता। तो इस तरह से हम लोग को जो है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। हमें आशा है दोस्तों कि ये लेक्चर आपका कंप्लीट है और आपको इसके बाद कुछ मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों, अकाउंटिंग हम धीरे धीरे एडवांस करेंगे। मुझे जल्दी आपको नहीं पढ़ाना, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग से गलत ना हो। मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे जीरो IAS चैनल से जुड़े हुए हैं उन सब का सिलेक्शन अकाउंटिंग जो EPFO है उसमें AOIO और APFC के पोस्ट पे जो वैकेंसी निकले उसमें आपका सिलेक्शन हो, समझ में आया। साथ ही साथ UPSC प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन हो रहा है तो उसमें भी जो GS का पोर्सन है जो CSAT है वो भी डेली बेसिस पे आ रहा है, ठीक है। मैं टाइम के अकॉर्डिंग सब कंप्लीट कर दूँगा। मैं बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ पढ़ाइए। देखिए अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा फिर मैं उसको पढ़ाऊँगा, तो नेक्स्ट वीक आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन ही चलेगा। टेंशन की बात नहीं, मैं सब आराम से धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा था। बस आप इस चैनल को देखते रहिए, बने रहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे थे जीरो IAS चैनल के साथ, है ना। उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर दोस्तों। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, उसे देखिए और पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो बच्चे अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं, अकाउंटिंग का टोटल 18 लेक्चर हो चुका है आज मिला के, तो बाकी का लेक्चर जरूर देखिए क्योंकि अकाउंटिंग ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको लूसिड वे में आपको समझाने की प्रयास किया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।